नमस्कार। मैं वीके बहुगुणा, विनोद कुमार बहुगुणा, आप सबका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। मेरा इस वीडियो को रिलीज़ करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि मैंने फिर से क्यों उत्तराखंड रक्षा मोर्चे के अध्यक्ष के पद को स्वीकार किया। मैं पिछले 5 साल में विभिन्न मुद्दों पर राष्ट्रीय न्यूज़पेपर और अपनी तरह से सारे देश में जहाँ जहाँ मैं जा सकता हूँ वहाँ पे मैं मुद्दे उठाता रहा हूँ जो कि सरकार के संज्ञान में आने चाहिए। अभी मैंने उत्तराखंड में जो देखा है पिछले 4-5 साल में, यहाँ की जो सरकार है वो भारी बहुमत से यहाँ पे चुनी गई है और इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक अच्छा कार्य कर रही है और बहुत सारे कार्य उन्होंने देश हित में किए हैं जिसका कि हम स्वागत करते हैं और उसका मैं अपने लेखों में भी खूब प्रशंसा करता हूँ। किंतु राष्ट्र का विकास तभी हो सकता है जबकि हमारे राज्यों का विकास हो। उत्तराखंड एक ऐसा सीमावर्ती राज्य है जिसमें बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, उच्च विचारों के लोग हैं और देशभक्ति से ओतप्रोत हैं। भारत का हर छठा सैनिक उत्तराखंड से आता है और उत्तराखंड के लोग बड़े सहज भी होते हैं, बहुत जल्दी अपने नेताओं के साथ हो जाते हैं और जब से उत्तराखंड बना है आप ये देखेंगे कि उत्तराखंड में जो हमारी मातृशक्ति है, हमारी जो महिलाएं हैं, जो उन्होंने योग दिया वो उत्तराखंड के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। किंतु देखा ये गया है कि महिलाओं को कोई सम्मान नहीं दिया गया, न तो उनको किसी राजनीतिक पार्टी ने अच्छी तरह से उनको आगे ला करके टिकट दिया है और हमारे जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं यहाँ पर वो उत्तराखंड की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप प्रशासन नहीं दे पा रहे और हमारे जैसे मेरे जैसे व्यक्ति जो हम भारत सरकार में या राज्य सरकारों में अच्छे पदों पर रह करके हम जब सेवानिवृत्त हुए हैं तो हम अपने को किसी अच्छे कार्य में लगा करके, समाज की सेवा में लगा करके हम अपना बाकी जीवन व्यतीत करना चाह रहे हैं। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि उत्तराखंड में जो अभी ज्वलंत समस्याएं जो लोगों ने मेरे से कही हैं, उन्होंने कहा है कि आप अगर नहीं यहाँ पे हमको दिशा निर्देश करने के लिए आप नेतृत्व नहीं करते हैं तो फिर आपकी पढ़ाई लिखाई का क्या महत्व है, आपके कंट्रीब्यूशन का देश हित में क्या होगा जब आप अपने राज्य के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर सोच समझ कर मैंने ये देखा कि उत्तराखंड की समृद्धि के लिए, उत्तराखंड में हमें एक चारित्रिक विकास के लिए अपने क्षेत्र में हमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। युवाओं को और मातृशक्ति को आगे लाने के लिए हमको कुछ कार्य करना चाहिए और हमने ये देखा है कि राष्ट्रीय पार्टियां क्षेत्रीय मुद्दों को पूरी तरह से भूल जाती हैं और जो राष्ट्रीय पार्टियों के यहाँ क्षेत्रीय नेता हैं वो एक छोटे जो है उनके अपने दायरे बन जाते हैं, उसी में वो नेतागिरी करते हैं और उसी का रिजल्ट है कि आज उत्तराखंड में भ्रष्टाचार है, चरम सीमा पे है। लोगों का चारित्रिक जो हमारे राजनेता हैं उनको ये पता नहीं है कि वो कल किस पार्टी में रहेंगे, आज किस पार्टी में हैं। और सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि इस सीमावर्ती राज्य में कोई साजिश तो नहीं हो रही है। अभी आप देखेंगे बहुत दिनों से कई लोग, एक वीडियो मैंने देखा है टिहरी में एक मजार बन रही है सरकारी भूमि पे, उसको भी लोगों को हटाने के लिए जी जान की कोशिश कर रहे हैं और प्रशासन जो है कुछ नहीं किया उसने।
वहाँ पे जब तक कि लोगों ने बहुत हो हल्ला नहीं मचाया। और दूसरी बात यह है कि मज़ार तो किसी की बन सकती है, कोई स्थानीय मुस्लिम वहाँ पे हो या कोई इस्लामी या कोई संत वहाँ पे हो, उसकी आप मज़ार बना सकते हैं। लेकिन ये मज़ार रातों रात किस तरह से बन रही है, कौन वहाँ पे दफनाया गया है, और जिस तरह से यहाँ पे उत्तराखंड में जो भूमि का कानून जो है उसको जो 2018 में जो सरकार के मुख्यमंत्री ने जो उसको यहाँ पे निवेश के नाम पे 1 लाख करोड़ और ये करके दिखाया, उसकी क्या ज़रूरत है। आपको सबसे पहले जब उत्तराखंड राज्य बना था उसका पहला उद्देश्य ये था कि पहाड़ों की समस्याएं, पहाड़ों के जो लोगों की जीविका के जो साधन हैं, लोगों के विकास के जो साधन हैं, वो उत्तर प्रदेश से थोड़ा भिन्न तरह की नीति अपनानी पड़ेगी। और जब इस उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया उस समय इस सब चीज़ों को देखते हुए इसको एक अलग राज्य का दर्जा माननीय वाजपेयी साहब की सरकार ने दिया, और पूरे उत्तराखंड वासी उनको बहुत बहुत उन पे नतमस्तक हैं। लेकिन जो यहाँ पे जो सरकारें आई हैं उन्होंने भू कानून को मध्य प्रदेश हिमाचल प्रदेश की तर्ज पे लाने के बजाय एक ओपन पॉलिसी रख करके और 2018 में जो उसका निवेश के लिए किया है, उससे आज उत्तराखंड की अस्मिता को बहुत भारी खतरा हो गया है। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर को जो उत्तराखंड के बुद्धिजीवी हैं, सच्चे बुद्धिजीवी हैं, और उत्तराखंड के जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, उनको आगे आकर के इस उत्तराखंड की अस्मिता बचाने के लिए हमको कार्य करना होगा। सबसे पहले इसमें कौन सी क्या कोई साजिश के तहत यहाँ पे लोग बाग बस रहे हैं। हमारा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर लगता है चीन से, चाइना से, जो कि एक बहुत ही हॉस्टाइल कंट्री है। दूसरा नेपाल, जो भारत और नेपाल एक भाई की तरह हैं। दोनों भाइयों के बीच में नेपाल ने एक खाई पैदा करके एक लिपुड जगह और काला पानी में जो 1924 में जो ट्रीटी में सोनाली ट्रीटी में बात हो गई थी उसका एक मुद्दा उठा दिया है। क्या इन सब का कोई लिंक है जो बाहरी लोग यहाँ पे सेटल हो रहे हैं? और मैं इस विषय में एक बात को बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि जो भी हमारे यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम और पहाड़ी प्लेन के जो लोग उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं, उनका हम कोई विरोध नहीं करते हैं। हमारा विरोध है जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं, हमारी अस्मिता पे खतरा कर रहे हैं। और इसी तरह से जो लोग अपने नाम बदल बदल करके मोबाइल की दुकानें, इस तरह की दुकानें करके फैला करके जो वहाँ पे एक लव जिहाद कर रहे हैं, उससे सबसे पहले सीख हमारी है। हमारी महिला, हमारी माता, हमारे परिवार में एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि हम अपने संस्कृति का बचाव नहीं कर पाते हैं। तो हमारा उद्देश्य यह है उत्तराखंड रक्षा मोर्चा का कि हम एक राजनीतिक पार्टी तो रजिस्टर जरूर हुए हैं, लेकिन हम राजनीतिक पार्टी के रूप में हम कार्य नहीं कर रहे हैं। हम एक सामाजिक क्रांति के लिए के विचार से यहाँ पे आए हैं, और हम अपनी माताओं और बहनों को ये आगे ला करके कहना चाहते हैं कि अपने परिवार में अपनी संस्कृति को बचाते हुए अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दें, ताकि वे इस तरह के लव जिहाद और इस तरह की चीज़ों में न फंस करके अच्छे शिक्षा ग्रहण करें, अच्छे रोजगार की तलाश में करें। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा, आज पलायन का बहुत बड़ा एक इशू बना हुआ है, पलायन आयोग बना हुआ है। पर क्या हम ये जानते हैं कि पलायन का कारण क्या है? क्या हमारी जो पहाड़ों की जो ज़मीन है, क्या वो उतनी उत्पादकता कर रही है? क्या हमारी सरकार ने ये देखा है कि यहाँ पे संसाधन जो है ब्लॉक लेवल पे, ग्रामीण लेवल पे कैसे उनको संगठित करके, कैसे उसमें प्रौद्योगिकी ला के, टेक्नोलॉजी ला करके उसको आगे बढ़ा जाए? क्या हमने कृषि और बागवानी के क्षेत्र में काफ़ी हमने कहा कि हम उन्नति कर रहे हैं, पर उसको कैसे उसको सही दिशा दी जाए कि हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो गाँव में रहें। देखिए, पलायन का इशू मैं इस तरह से देखता हूँ कि जो कुछ हो सकता है, जो लोग वहाँ रह सकते हैं, जिनके संसाधन वहाँ पे, जो वहाँ के संसाधनों के आधार पर अपनी जीविका को अच्छी तरह से जी सकते हैं, उनको तो वहाँ रहना चाहिए।
लेकिन हमारा ये कहना है कि हम अपने गांव में, अपनी ज़मीन में, अपने पूर्वजों के ज़मीन में ज़रूर हम वहाँ पे अपना निवास स्थान बना के रखें, लेकिन अगर हमको आगे बढ़ना है समाज में तो पलायन तो करना ही पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि एक छोटी सी जगह में सब कुछ आपको नहीं मिल सकता है। तो पलायन को लिंक कीजिए आप अपनी अस्मिता से और अपनी रोजगार से आगे बढ़ने के लिए। अब देखिए केरल के लोग सारे देश में छाए हुए हैं, पंजाब के जो सिख भाई हैं वो सारे देश में छाए हुए हैं। क्यों? उनके अंदर एक जज्बा है। इसी तरह से गढ़वाल के लोग अगर बाहर जा रहे हैं उनको अपनी रूट तो नहीं भूलनी चाहिए, रूट को नहीं भूलनी चाहिए, लेकिन बाहर वो जाएं। अब जहाँ तक पलायन की बात है, अभी आपदाएं इतनी ज़्यादा आ रही हैं, हमने सारे ड्रेनेज को चोक करके रखा हुआ है हिमालय में, और इसमें स्थानीय जनता की भी भागीदारी है और सरकार की तो पूरी निकम्मापना है ही कि वो देखते नहीं है कि कहाँ पे कौन सी बिल्डिंग बनी है, रोड बनी है, कहीं रोड में ड्रेनेज नहीं है। मैं 1998 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टीम लेके गढ़वाल आया था, जो रुद्रप्रयाग में बाढ़ आ रही थी, तो मैंने यहाँ अध्ययन करके देखा कि सारी जगह के ड्रेनेज चौक हो गए हैं, मकान वहाँ पे बन रहे हैं जहाँ पर के बनने नहीं चाहिए, जियोलॉजिकल स्टडीज़ होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है सिस्मिक जोन में चौथे खंड में आता है, जो कि एक अर्थक्वेक प्रोन जगह है। तो इस तरह से हमको कुछ फैमिलीज़ को तो शिफ्ट करना ही पड़ेगा, कुछ का प्लान करना ही पड़ेगा, और उस जगह को जो है फिर हम एक इकोलॉजिकली सस्टेनेबल उसमें रहें। तीसरी बात है, यहाँ की नदियों पे छोटे छोटे जो बांध बना करके हमने जो तबाही मचा रहे हैं, वो क्यों हो रही है? बिजली अगर बनानी है उसका सिस्टम है, जैसे कि कोटेश्वर में हुआ है, 38 हेक्टेयर लैंड गई और 400 मेगावाट बन गया। लेकिन अगर आपने क्या कर दिया, रुद्रप्रयाग से, श्रीनगर से 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 5 मेगावाट, 6 मेगावाट, 7 मेगावाट के एक सीरीज ऑफ दे दिया और धारी की देवी को डुबा दिया, क्योंकि 50 मेगावाट जो है बिजली और जो है बनाएंगे वो रेड्डी ग्रुप। तो इस तरह की जो पॉलिसीज हैं उसका अपोज करने के लिए आज हम ये कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों से हमारी उत्तराखंड की अस्मिता खतरे में है, और जो हमारे राज्यव्यापी, जो राज्य स्तर के जो हमारे इश्यूज हैं, करप्शन बहुत भयंकर ढंग से फैल गया है। क्यों कोई इसमें बोदर नहीं करता है। लोगों का कहना है अगर बीजेपी आई 5 साल तो दूसरी तरफ से कांग्रेस आ जाएगी, मज़ा ही मज़ा, और जनता जो है सफ़र कर रही है, और ऊपर से जो है हमारी अस्मिता पे इतना खतरा हो गया है। तो इन सब बातों को देखते हुए हमारे जो शिक्षा का स्वरूप है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। हेल्थ का देखिए इतना बुरा हाल हुआ है कोरोना में, आपके 2.6% इज़ द डेथ रेट इन उत्तराखंड, और पंजाब में इससे थोड़ा ज़्यादा है 2.7, और इसके बाद आता है आपका महाराष्ट्र। क्यों है इतना? आप देखिए यहाँ की हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका बहुत बुरा हाल है। हमारे पहाड़ों में हेल्थ की कोई ढंग से कोई प्लानिंग नहीं हुई है कि लोगों को जो है जगह जगह बाहर न जाना पड़े। अब आप देखिए एम्स जो ऋषिकेश में हुआ था, उसके लिए मैंने भी बहुत मेहनत करके वहाँ पे एक उस ज़मीन का बंदोबस्त किया था, जब मैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट था। लेकिन आज वहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि ठेकेदारी प्रथा के अनुसार वहाँ पे जो है बाहर के लोगों को जॉब दिया जा रहा है। यहाँ के सरकारी कर्मचारी रोजाना हड़ताल पे, धरने पे बैठते हैं, क्योंकि उनकी मांगों को कोई सुनता नहीं है, और अगर सुनता है तो पता नहीं किस ढंग से निपटाता है। तो और जब आप कह रहे हैं कि इकोनॉमी के चक्कर में आप जो है रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे हैं, और जब कर रहे हैं तो उसमें घोटाले हो रहे हैं, पैसे पे लोगों को लिया जा रहा है, और जो ये ठेकेदारी प्रथा है लोगों को हायर करने की, इसका तो बिल्कुल विरोध होना चाहिए। और ये लोग कैसे इसको टॉलरेट कर रहे हैं? हमारे नेता इसको कैसे जनता के सामने मुंह लेके जाते हैं कि मैं आपको नौकरी दे रहा हूँ, वो तो ठेकेदार तो उसमें 30% खा जाता है, बाकी जब आप उसको ठेका देते हो तब कुछ खा जाते हो। तो हर जगह त्राही मची हुई है, और इन सब स्थिति को, वस्तु स्थिति को देखते हुए हमने ये सोचा है कि कुछ तो प्रयत्न किए जाएं अपने लोगों को मोबिलाइज करने के लिए। मेरी अपनी कोई व्यक्तिगत कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, और हम केवल सोशल वर्क करने के लिए आगे आए हैं। इसमें मैं उत्तराखंड के जनता को बोलता हूं कि हमारे साथ जुड़े,
और धन बल से हमको सहयोग करें। हम चारित्रिक विकास करते हुए उत्तराखंड की अस्मिता की रक्षा करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। और मैं आगे लोगों को ये भी आगाह कर दूं कि हमारी जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं इनको परिसीमन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियों को तो ये नहीं कर सकते। लेकिन हम ये कह रहे हैं अगर आपने उत्तराखंड की अस्मिता बचानी है तो परिसीमन जो है भौगोलिक आधार पे होना चाहिए। उसके लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो संविधान में संशोधन होना चाहिए। इसको फ्रीज कर दो 50 साल के लिए तो भी हम मानने को तैयार हैं। इन सब इशू को लेकर के मैं उत्तराखंड में उत्तराखंड रक्षा मोर्चा के अध्यक्ष के पद को मैंने स्वीकार किया है और मैं जनता से निवेदन करता हूं कि आप हमारे साथ आइए। धन्यवाद। फिर वार्ता होगी।